नमस्ते बच्चों। आज के हमारी अर्थव्यवस्था क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग दसम के लिए अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था का विकास, मौद्रिक विकास, सतत विकास, समावेशी विकास, बिहार में पिछड़ेपन के कारण एवं उसका निदान आदि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आर्थिक विकास दीर्घकालिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभ्यता के विकास के साथ ही आर्थिक विकास के क्रियाकलाप शुरू हो गए थे। हम लोग पढ़े हैं इतिहास में कि सर्वप्रथम मनुष्य जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करता था और अपने जीविका के लिए शिकार करता था, यानी कि उसकी जीविका का आधार मुख्य रूप से शिकार था। उसके बाद धीरे धीरे उसने पशुपालन करना सीखा। पशुपालन के बाद जो है वह कृषि कार्य करने लगा। कृषि कार्य जब करने लगा तो वह विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों में भी संलग्न हो गया। धीरे धीरे जो है सो उसका आर्थिक विकास भी होते गया। वह विनिर्माण के क्षेत्र में आया, विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ। उसके बाद विभिन्न तरह की सेवाओं का कार्य होने लगा। तो इस प्रकार जो है सो अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विकास हुआ, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है सो दीर्घकालीन एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जब भारत जो है सो प्राचीन काल से ही भारत का गौरवकालीन इतिहास रहा है। भारत को जो है सो सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहने का अर्थ यह था कि भारत जो है सो सभी दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर था, यानी कि धन धान्य से परिपूर्ण था। जब अंग्रेजों का यहाँ पर हुकूमत हुआ, यानी कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए और यहाँ की शासन व्यवस्था पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया, उनकी हुकूमत चलने लगी, तो उसके बाद जो है सो यहाँ बड़े पैमाने पर शोषण का कार्य किया गया। यहाँ पर आर्थिक शोषण तीव्र हुआ। धीरे धीरे जो है सो यहाँ पर कृषि की अवनति होने लगी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन होने लगा और एक तरह से यहाँ पर जो है सो शोषण का कार्य किया जाने लगा, जिसके कारण जो है सो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है सो चरमरा गई और एक शोषण का साम्राज्य स्थापित हो गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर जो है सो आर्थिक क्रियाकलाप में जो है सो तेजी आई, यानी कि भारत जो है सो विभिन्न क्षेत्रों में फिर विकास करने लगा और आर्थिक क्रियाकलाप की क्रियाएं जो है सो तेज हुई। विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास शुरू हुआ। तो इस तरह जो है सो फिर एक निरंतर जो है सो भारत विकास की ओर अग्रसर है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि समाज में आप लोग देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे किसान कृषि का कार्य करता है, मजदूर जो है सो कल कारखाने खेतों आदि में कार्य करते हैं, शिक्षक जो है सो स्कूल में पढ़ाते हैं, वकील जो है सो कोर्ट में काम करता है, क्लर्क कार्यालय में कार्य करता है, व्यापारी जो है सो विभिन्न प्रकार के व्यापार करते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग विभिन्न कामों में संलग्न हैं। तो ये काम करते क्यों हैं, विभिन्न कार्य किस लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति, धन प्राप्त करना। और धन प्राप्त करने का क्या उद्देश्य होता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो हम लोग से कोई पूछे जो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थव्यवस्था के संबंध में, आर्थिक क्रिया के संबंध में जो है सो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है। ब्राउन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, या अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, यानी कि सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्रियाएं होती है, इसमें कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन आदि का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योगों का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें औद्योगिक कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, उद्योग में भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग आते हैं। और तृतीय क्षेत्र का अर्थ होता है सेवा का क्षेत्र, यानी कि सेवा के कार्य इसमें किए जाते हैं, जैसे इसमें बैंकिंग कार्य हो गया, परिवहन का हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, ये सारे कार्य जो है सो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जिसमें निजी स्वामित्व होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व जो होता है वह निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सो सरकार का स्वामित्व होता है और इसका संचालन भी जो है सो सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें सामाजिक कल्याण की भावना निहित होती है, यानी कि इसमें लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। इसमें जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सो लाभ पहुंचाया जा सके, सामाजिक कल्याण का कार्य किया जा सके। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी और पूंजीवादी दोनों मिला हुआ होता है, यानी कि दोनों का स्वामित्व होता है। यहाँ पर जो है सो उत्पादन के स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में भी जो है सो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन कौन है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र मुख्यतः 3 है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोगों ने देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के विकास को। तो आर्थिक विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता के ऊंचा स्थान को प्राप्त करना है। अब समावेशी विकास किसको कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो समावेशी विकास से तात्पर्य होता है सभी का विकास, यानी कि विकास इस ढंग का हो कि जिसमें कोई भी व्यक्ति अछूता न रहे, यानी कि कोई भी व्यक्ति विकास से वंचित न रहे। तो ऐसे विकास को समावेशी विकास क्या कहते हैं। तो समावेशी विकास का अर्थ हुआ आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं होता है, तो इस प्रकार के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। अब है सतत विकास। तो सतत विकास से तात्पर्य होता है ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखा जाए, यानी कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी कि हमारे जो पास जो संसाधन है उन संसाधनों का इस प्रकार से विकास करना कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही जाए, भविष्य की आवश्यकता की भी पूर्ति किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं मौद्रिक विकास। तो
प्रारंभ में जो है सो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा कार्य किया जाता था, यानी कि हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या लेन देन जो है सो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा करते थे। यानी कि मुझे मान लिया एक सामान की आवश्यकता है, तो उस सामान के बदले में हम दूसरा सामान दे के अपनी आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे। यानी कि अगर मान लिया हमको चावल लेना है तो चावल के बदले में कोई अन्य वस्तु दे दिए, और कपड़ा लेना है, कपड़ा के बदले में चावल दे दिए। तो इस प्रकार की विनिमय को क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इससे जो है सो हमें वस्तु विनिमय के द्वारा जो है सो कार्य करने में कठिनाई होती थी, यानी कि इसके माध्यम से कार्य उतना आसान सही ढंग से नहीं हो पाता था और बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता था, जिसके कारण जो है सो मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा एक समान क्रय विक्रय का साधन हो गया, और तब मुद्रा के द्वारा जो है सो लेन देन प्रारंभ हुआ, जिसको हम लोग मौद्रिक लेन देन या मौद्रिक विकास कहते हैं। मौद्रिक विकास को अगर हम संक्षिप्त इतिहास को देखें तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। उसके बाद मौद्रिक प्रणाली आया, जिसमें मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होने लगा। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली आया, तो बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा जो है सो विनिमय की क्रिया का संपादन किया जाने लगा। उसके बाद कोड बैंकिंग प्रणाली आया, जिसमें संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा का हस्तांतरण होने लगा। उसके बाद एटीएम प्रणाली आया। तो एटीएम पर आप लोग देखे होइएगा, यह प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिस पर सूक्ष्म संकेत अंकित होते हैं, और उसके आधार पर जो है सो निर्धारित केंद्रों से पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद डेबिट कार्ड आया। यह भी एक प्लास्टिक मुद्रा ही है। इसमें बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड होता है, जिसमें बैंक द्वारा जारी किया जाता प्लास्टिक कार्ड है, जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपके मौद्रिक विकास की कहानी। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहते हैं किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। और दूसरा एक प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय जो है सो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। यानी कि किसी देश की जो भी साल भर का राष्ट्रीय आय जो भी है उसमें हम कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों का औसत आय होती है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में विकास की स्थिति। तो बिहार का जो है सो एक गौरवशाली इतिहास रहा। बिहार जो है सो प्राचीन काल में जो है सो काफ़ी गौरवशाली रहा। यानी कि यहाँ जो है सो पूरे बिहार जो है सो पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है सो यह बिहार राजधानी रहा। यानी कि पूरे देश का संचालन जो है सो पाटलिपुत्र से किया जाता था। इसके बाद जो है सो प्राचीन काल में मौर्य वंश जो पूरे देश पर शासन किया। उसके बाद आपका गुप्त वंश आदि है। यहाँ जो है सो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रसार हुआ। गौतम बुद्ध के ज्ञान स्थली जो है सो बिहार ही था। महावीर स्वामी का यहाँ जन्म हुआ। उन्होंने पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश दिया। उसके बाद जो है सो अनेक महापुरुष जैसे गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद इसी बिहार में जन्म लिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है सो चंपारण आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान में जो है सो बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो है इसकी स्थिति दयनीय है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, बाढ़ की समस्या आदि जो है सो
है, जिसके कारण जो है सो बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। तो बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जिसमें तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से जो है सो उत्पादन के साधनों का विकास नहीं हो रहा है, जिससे जो है सो बिहार पिछड़े हुए स्थिति में। आधारभूत संरचना का अभाव है, जिसके कारण उद्योग धंधे एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों का विकास तेजी से नहीं हो पाता। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो है सो कृषि पर निर्भरता है। कृषि पर निर्भरता के कारण जो है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी के कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो इससे लगता तो है जो काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई उपयोगिता नहीं हो पाती है। अब बिहार में जो है सो बाढ़ एवं सूखा की भी स्थिति देखने को मिलती है। बाढ़ एवं सूखा के कारण जो है सो व्यापक पैमाने पर प्रत्येक वर्ष क्षति होती है, यानी कि बाढ़ प्रति वर्ष आता है और प्रति वर्ष यहाँ क्षति होती है, जो विकास के मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन भी है। औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ पर उद्योगों का विकास जो है सो तेजी से नहीं हुआ है। बिहार विभाजन के पश्चात जो है जो भी उद्योग धंधे थे वह झारखंड में चले गए, जिसके कारण औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ। यहाँ पर गरीबी है। तो बिहार में पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। कृषि का तेजी से विकास किया जाना चाहिए और व्यापारिक कृषि, मसाला की कृषि आदि को प्रधानता दिया जाना चाहिए, आदि पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे जो है सो किसानों की आय में जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सके। बाढ़ पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि बाढ़ जो है सो विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है और इसके साथ ही बाढ़ के कारण जो है सो व्यापक क्षति होती है, कृषि कार्य अवरुद्ध हो जाता है। तो बाढ़ पर नियंत्रण आवश्यक है। आधारभूत संरचना का विकास तेजी से किया जाना चाहिए, जिससे उद्योग धंधों को बढ़ाया जा सके और निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सके। यहाँ पर जो है सो कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना है। तो कृषि से संबंधित उद्योग का विकास किया जाना चाहिए, जैसे चीनी उद्योग हुआ, जूट उद्योग हुआ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हुआ, आदि को विकास यहाँ पर किया जा सकता है। उसके बाद गरीबी दूर करना और साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सफल कार्यान्वयन और इसके साथ ही केंद्र से ज़्यादा आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जिससे जो है सो बिहार का विकास तीव्र गति से किया जा सके। तो आज हम लोगों ने अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास को देखा। दूसरे वीडियो में हम लोग जो है इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, यानी कि इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का दूसरे वीडियो में हल करेंगे। बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।